सुपर सेना में आपका स्वागत है। मैं सुयश कमल सोनी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो हमारा पहला पेपर हुआ था, पेपर 1, उस टेस्ट सीरीज के पहले पेपर का डिस्कशन का ये आखिरी पार्ट है। आपको मालूम है कि हम सिलसिलेवार तरीके से इस पेपर को डिस्कस करते जा रहे हैं। 25-25 सवालों के हम पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन और जो भी गलतियां आपको पकड़नी है वो आराम से कर पाए। वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिससे आप आराम से इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करें। और इसके साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा न्यूनतम, बहुत ही कम फीस में हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिससे आपकी जो पूरी तैयारी है वो कितनी है, कितने पानी में है आपकी तैयारी, या फिर आप कितने पानी में हैं, या आपको इस टेस्ट सीरीज के द्वारा पता चल जाएगा। जो सवालों की क्वालिटी है, जो क्लास है, जो लेवल है, वो आपको इस पेपर को देखकर समझ में आ गया होगा, या फिर आप इस डिस्कशन के द्वारा भी समझ पाएंगे कि हमने जो टेस्ट सीरीज में क्वालिटी रखी है क्वेश्चंस की, वो कैसी। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 की चर्चा होने वाली है, हमारा आखिरी पार्ट है डिस्कशन का, और इसमें हम सवाल लेने वाले हैं 76 से लेकर 100 नंबर तक। अब शुरू करते हैं डिस्कशन को। एडीबी के ऊपर हमने 75वां सवाल छोड़ा था, यहाँ 76वां भी एडीबी के ऊपर है। जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, उसका एम क्या है, इसके बारे में बात करी जा रही है। पहला तो है कि ये ट्रेड ब्लॉक, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसको ट्रेड ब्लॉक की तरह डेवलप करना चाहता है, और इसका जो एनवायरमेंट है उसको भी सेव करने की बात करते हैं। साथ में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करी जाती है एशिया के रीजन में, एशिया और पैसिफिक के रीजन। जो तीसरा ऑप्शन है वो कहता है कि ट्रेड ब्लॉक एस्टैब्लिश करना है एशिया में, जो कि डील कर पाए यूरोपियन कंट्रीज के कंपटीशन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्या पर्टिकुलर एम है एडीबी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एशिया डेवलपमेंट बैंक का गोल है वो ये है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके एशिया और पैसिफिक रीजन की, इसके लिए एडीबी बनाया गया है। एशिया और पैसिफिक क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टनर कंट्रीज हैं या फिर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एशिया और पैसिफिक दोनों से आई हैं। इसी वजह से जो आपका जवाब है वो हो जाता है बी, जिसका मतलब है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी एशिया और पैसिफिक के इलाके की। 77वां सवाल जो है वो पूछता है इंडिया का जो गवर्नर है बोर्ड का, बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एडीबी का, वो कौन है। अब एडीबी में क्या होता है, एडीबी एक क्लियर फंडे से चलता है। एडीबी में अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज होंगी वो अपने अपने गवर्नर्स डिसाइड कर देंगे। जो भी गवर्नर्स होंगे उन सबको लाया जाएगा। भारत से जो वो गवर्नर है वो कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। और भारत से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही गवर्नर हैं जो बोर्ड है एडीबी का, उसके अंदर। बात करें हम 78 क्वेश्चन की, हाईएस्ट वोटिंग पावर की बात करी जा रही है। किस कंट्री के पास है हाईएस्ट वोटिंग पावर एडीबी का? तो इसका जवाब है जापान के पास है हाईएस्ट वोटिंग पावर। आप अक्सर सोचेंगे कि यूएस, इंडिया या चाइना में से कोई है, लेकिन यहाँ पर एडीबी में जो हाईएस्ट वोटिंग पावर दिया गया है वो जापान को दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है, यहाँ गलती होने की संभावना ज्यादा है। 79 क्वेश्चन बात करता है, अब देखें नॉट लिखा है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट जब भी हो पेपर में तो उस पर एक गोला मार ले। ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एडीबी के बारे में, और एडीबी के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको ढूंढ निकालना है। पहली स्टेटमेंट है कि जो एडीबी है उसको जो काम चालू किया था वो चालू किया था 1967 तक, 1 जुलाई 1967 से काम चालू किया था। हमने देखा कि जो फॉर्मेशन हुआ था एडीबी का वो 1966 में हुआ था, और इसने काम चालू किया 1967 में। जो चेयरमैनशिप है एडीबी की वो हमेशा एक जापानीज के हाथ में जाती है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा जो करंट मेंबर्स की संख्या है वो कह रहे हैं यहाँ पर 53 है। 3 ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं, चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि 48 मेंबर्स जो एडीबी के हैं वो एशिया से हैं और पैसिफिक रीजन से। तो एशिया पैसिफिक रीजन से 48 मेंबर्स हैं। ये चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ दी। और जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 68 मेंबर्स हैं करेंटली एडीबी के, ना कि 53, जिसमें से 49 जो है वो एशिया से, विद इन एशिया पैसिफिक से हैं, और 19 जो है वो आउटसाइड से हैं। तो ये आपको याद रख लेने हैं जो फैक्ट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब बात करें हम 88 क्वेश्चन की, जिसमें बात करा जा रहा है सबसे नया मेंबर कौन है एशिया डेवलपमेंट बैंक का, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, लग्जमबर्ग या फिर न्यूई। और इसका जवाब है न्यूई जो है वो सबसे लेटेस्ट मेंबर है एडीबी का, जो कि एक पैसिफिक आइलैंड है, एक पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है। न्यूई सबसे नया मेंबर बना है एडीबी का। 81वें सवाल पे चलते हैं हम, जो आईबीआरडी है। आईबीआरडी जिसको आप जानते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को, वो किसका पार्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो वर्ल्ड बैंक का है, आईएमएफ का है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका जवाब है वर्ल्ड बैंक के तहत आता है आईबीआरडी। आईबीआरडी हो गया, मेगा हो गया, आईडीए हो गया, ये सारे जो है ये वर्ल्ड बैंक के तहत आते हैं, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है आईबीआरडी। अब बात करें 82वें सवाल के ऊपर। जो इंटरनेशनल बैंक, जो हम जिसके बारे में अभी बात की, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट करता है, जिसमें बात करी जाती है कि अलग अलग कंट्रीज मिलकर काम करेंगी, इसके कितने मेंबर्स हैं? तो यहाँ पर सीधा फैक्चुअल सवाल है और उसका सीधा जवाब है 189 मेंबर्स हैं। 189 मेंबर्स हैं अभी आईबीआरडी के, जो कि मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए, और ये वर्ल्ड बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है। अब पूछा जा रहा है आपसे 83वें सवाल में, इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट, और हमेशा नॉट पे आपको बोला मानना, मैंने आपको ये बताया है, नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा पार्ट नहीं है? सबसे पहले आईडीए देख लीजिए, मैंने आपको बताया आईडीए जो है वो पार्ट है, मेगा भी पार्ट है, उसके अलावा आप देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, सिर्फ आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, और यही हमारा आंसर है। यहां पर एक बात देखें, एक ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर ब्रिटेन वुड्स मीटिंग हुई थी, जिसमें दो बॉडीज बनाई गई थी। एक बनाया गया था आपका वर्ल्ड बैंक, और दूसरा जो बनाया गया था वो आपका आईएमएफ बनाया गया था। और वर्ल्ड बैंक के अंदर ही अलग अलग, जैसे आईएफसी है, आईडीए है, आईबीआरडी और मेगा, ये सब आ जाती है, और आईएमएफ जो है वो अलग बॉडी है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ये दोनों बॉडियां साथ में बनाई गई थी, और वर्ल्ड बैंक के तहत जो आती है वो मैंने आपको चार बता दी है, जो आपको याद रखनी। 84th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग लेंडिंग ऑपरेशंस। जो भी वर्ल्ड बैंक उधारी के काम करता है उनमें से कौन सा एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या प्रिंसिपल नहीं है वर्ल्ड बैंक का? तो यहां पर आप देखें, एक चीज जो वर्ल्ड बैंक नहीं करता वो ये है कि जो बोरिंग कंट्री है वो एक पर्टिकुलर कंट्री को लोन दे, ये चीज वर्ल्ड बैंक नहीं करता है। बाकी सारी चीजें जो आप ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को वर्ल्ड बैंक फॉलो करता है, और इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो डी हो जाता है। 85th क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कौन से प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए आईडीए जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर जो आता है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन सीधी रटनी पड़ेगी। जो आईसीडीएस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए आईडीए जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगला 86वां सवाल जो है वो आपसे बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक के बारे में फिर से, कि जो असिस्टेंस मिलता है मेंबर को वर्ल्ड बैंक के, वो किस फॉर्म में होता है, किस तरीके से सहयोग मिलता है? तो वर्ल्ड बैंक जो है वो टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों असिस्टेंस देता है, मतलब टेक्नोलॉजी भी देगा, इसके साथ में पैसा भी देगा, आर्थिक मदद भी देता है वर्ल्ड बैंक। 87वां क्वेश्चन फिर आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक के बारे में, कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या जुलाई 1944 में बनाया गया था, जुलाई 1944 में बनाया गया था? इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, क्या वो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो वर्ल्ड बैंक है उसका यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, और इसको जुलाई 1944 1944 में बनाया गया था। 88th क्वेश्चन है कि जो ग्रामीण यूनिवर्सिटी है वो किसके रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी? राधाकृष्ण कमीशन के रिकमेंडेशन पर, हंटर एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर, या इनमें से कोई है? तो इसका जवाब है कि आजादी के बाद राधाकृष्ण कमीशन जो 1948 में बनाया गया था नवंबर में, इन्हीं ने रिव्यू किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिस्टम को, और रिकमेंडेशन दिया था कि ग्रामीण यूनिवर्सिटीज भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। अब बात करें हम 89 क्वेश्चन की, तो एफिलिएट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो एफिलिएट यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कि कोर्स को इंप्लीमेंट करेंगी और एग्जाम कराएंगी, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो अलग अलग कॉलेज कैंपसेस में होती है, एक पर्टिकुलर सेंट्रल कैंपस में नहीं होती है, और इसी को एफिलिएट यूनिवर्सिटी कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो सी है। दोनों स्टेटमेंट्स मिलाकर हमारा आंसर बनता है। 90th क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के समय में, आज प्रेजेंट कंडीशन में सबसे पावरफुल मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है? कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस, या इनमें से कोई नहीं? और इसका जवाब है कम्युनिकेशन आज के समय में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है एजुकेशन का। आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन में, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, इसके द्वारा हम कितने सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। ये कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस ने प्रूव कर दिया है। अब 91st क्वेश्चन जो है ये बात करता है कौन सी कमिटी एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित थी? यहाँ पर विश्वनाथन कमेटी है, हार्टॉग कमेटी, यशपाल कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। इन सारी कमेटियों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, तो वो यशपाल कमेटी थी, जिसको 2009 में बनाया गया था एमएचआरडी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, और इन्हीं ने जो भी चेंजेस करने थे, एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स लाने थे, उसके ऊपर चर्चा की थी। बात करें हम 92nd क्वेश्चन की, ओपन यूनिवर्सिटी
व्हाट इज ओपन यूनिवर्सिटी कॉल्ड? तो ओपन यूनिवर्सिटी को सामान्यतः आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या वो एक परंपरागत यूनिवर्सिटी है, क्या वो एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कहलाएगी, या फिर वो गैर परंपरागत या फिर नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कहलाएगी, क्या वो रेगुलर यूनिवर्सिटी कहलाएगी या फिर कंपलसरी यूनिवर्सिटी कहलाएगी? और इसका जवाब है कि गैर परंपरागत या फिर नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आएगी ओपन यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम बात करें 93rd क्वेश्चन की, जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसने दी है या कौन पब्लिश करता है हर साल? एनुअली मतलब हर साल पब्लिश होती है। क्या वो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर वो आईबीआरडी जो कि वर्ल्ड बैंक के तहत आता है वो करता है, या फिर डब्ल्यूटीओ करता है, या फिर आईएमएफ करता है? और इसका जवाब है जो आईबीआरडी है, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है, वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर साल। बात करें हम 94th क्वेश्चन की, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन जो कि भोपाल में है, ये किस यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है? क्या ये एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड एंड रेसिडेंशियल दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका जवाब है जो माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल में है, वो एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में फॉल करती है। 95th क्वेश्चन बात करता है हु हैज इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंट्रोल्स ओवर यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब कि क्या पढ़ाया जाएगा और उनको जो अनुदान वगैरह देने हैं उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, यूजीसी के हाथ में होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके हाथ में इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंट्रोल होता है यूनिवर्सिटीज का। 96 क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्स जो है सिलेक्शन के लिए टीचर्स के, जो कॉलेज में टीचर्स को सिलेक्ट करना है उनकी क्वालिफिकेशंस को देख के वो एग्जाम कौन सा होता है जिसको कंडक्ट करा जाता है? क्या वो क्लैट होता है, पैट होता है, नेट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसके जवाब है नेट जो होता है उसी के द्वारा टीचर्स को सिलेक्ट करा जाता है। इसी के तहत आपको पता है जेआरएफ वगैरह भी होते हैं, जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जेआरएफ अवार्ड करे जाते हैं वो भी नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करे जाते हैं। 97th क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET जो है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1944, 54, 64 या फिर 84? और इसका जवाब है 1984 में CIET को एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि आप देखेंगे अम्ब्रेला है एनसीईआरटी का, उसके अंदर ही फॉल करती है CIET। अगले सवाल पे बात करें, 98 सवाल है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इसको एस्टैब्लिश करा गया था कौन से वाइसरॉय के राज के समय? किस वाइसरॉय के अवधि में इस पर्टिकुलर कमीशन को, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मैकॉले? और इसका जवाब है लॉर्ड मैकॉले के समय पर ये यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एस्टैब्लिश करा गया था। ये आपको याद रखना है, 1902 में ये किया गया था। 99 सवाल जो है वो आपसे पूछता है कि फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन क्या है? व्हाट आर द फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन? डायरेक्ट एंड श्योर एजुकेशन, इनडायरेक्ट एंड ट्रेडिशनल, पॉइंटलेस एंड पर्पसलेस, और नाइदर ऑफ द अबव? अब इसमें सीधा सीधा जवाब है, तीनों बहुत ही वेग दिए हैं। पर्पसलेस होगा तो एजुकेशन क्यों है जब उसका कोई काम नहीं? इनडायरेक्ट से ज्यादा अच्छा होगा कि हम डायरेक्ट करें। तो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो या फिर फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन जो होने वाला है वो डायरेक्ट होगी और श्योर होगी। इसमें पर्पसलेसनेस नहीं होगा, श्योरिटी होगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और उसका एक पर्पस है लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये सिखाया जा रहा है। तो जो 99th क्वेश्चन है फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन, उसका जवाब है डायरेक्ट एंड श्योर इज द फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। डिस्कशन के आखिरी सवाल के ऊपर हम बढ़ते हैं। 100वां सवाल जो है वो आपसे पूछता है, लॉ ऑफ कंपलसरी एजुकेशन जो कि बच्चों के लिए बनाया गया था भारत में, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये कब आया था? जनवरी 1, 2008 में, अप्रैल 1, 2010, मई 1, 2009 या इनमें से कोई नहीं? और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 1, 2010 में ये लॉ लाया गया था, ये नियम बनाया गया था कि हर बच्चे को जो कि 6 से 14 साल की उम्र का है उसको कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। ये जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन के नाम से ये चीज जानी जाती है। और इसी की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जो संविधान है उसमें भी अमेंडमेंट्स करे गए थे और इसके बाद ही हमें राइट टू एजुकेशन प्राप्त हुआ था 2010 में, अप्रैल में। तो इसके साथ में आपने देखा कि हमारी जो चर्चा है उसके चारों पार्ट खत्म हो चुके। 1 से 100 तक हमने 4 भागों में ये डिस्कशन रखा है ताकि आप अपने सवालों को, अपनी गलतियों को आराम से मैच कर पाए, इस डिस्कशन को आराम से देख पाए। मैंने आपको शुरू से कहा, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके मित्र हैं जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध करें कि वो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें और साथ में इस वीडियो को उनको शेयर करें ताकि उनको हमारे टेस्ट सीरीज की क्वालिटी के बारे में पता चले, उनको लेवल के बारे में पता चले और इसी से वो अपने लेवल को, अपनी तैयारी के लेवल को भी जांच पाएंगे। अगर आपको हमारा
ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे फोन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। युवा सेना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।